मूवी की शुरुआत साल 1973 से होती है, जहां मर्टर्निटी होम केयर में एक औरत अपने लेबर पेन में है और होश आने पे सामने काले बुर्के में एक औरत मंत्र की किताब पढ़ रही है। उस औरत के पूछने पे उसे बताया जाता है कि उसका बच्चा मर गया है, पर तभी उसे बाहर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वो कहती है, मुझे सब पता है यहाँ क्या चल रहा है। उस औरत को मार दिया जाता है और उसके बच्चे को भी जिंदा दफन कर देते हैं। दोस्तों, आज की मूवी 2017 में रिलीज्ड हॉरर पे बेस्ड है, जहां एक एक्सपेक्टेंट कपल कॉटेज मर्सी इन टाइम स्पेंड करने आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि पहले ये एक मर्टर्निटी होम केयर हुआ करता था, जहां कई घिनौने राज दफन हैं। मूवी का नाम है द चाइल्ड रिमेन्स और इसकी IMDb रेटिंग 4.4 है। सो कहानी को पूरा एंजॉय कीजिए एंड उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। तो अब शुरू करते हैं। लगभग 40 साल गुजर गए। वही होम केयर अब मर्सी इन नाम से कॉटेज बन चुका है। एक कपल वहां आते हैं जिसमें वाइफ रे एक क्राइम रिपोर्टर थी जो थोड़ी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रही होती है और साथ ही 3 महीने प्रेग्नेंट है, और हस्बैंड लियाम एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन है। दोनों यहाँ रे का बर्थडे सेलिब्रेट करने और अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक मौका देने आए हुए हैं। कॉटेज के अंदर घुसते ही रे को कुछ अजीब लगता है। कॉटेज की ओनर मोनिका उनको चेक इन करवाते समय अचानक रे से पूछती है, कितने महीने चल रहे हैं? रे शॉक्ड होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता? अभी तो सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। मोनिका कहती है, उसकी माँ ने यहाँ बहुत सारे बच्चों की डिलीवरी करवाई है, इसीलिए उसे भी इन चीज़ों का आभास हो जाता है। ऑफ सीजन होने की वजह से कॉटेज खाली होता है। रूम पहुंचकर दोनों में थोड़ी अनबन हो जाती है क्योंकि रे को यहाँ कुछ अजीब लगता है, जबकि लियाम कहता है ये बस उसका वहम है। फिर रे वॉक पे निकल जाती है। थोड़ी ही दूर एक गार्डनर मिलता है जो उसे ज़्यादा दूर जाने से मना करता है क्योंकि सड़क के किनारे वायरिंग्स और सिंक होल्स है और अंधेरा जल्दी हो जाता है। फिर गार्डनर उसकी घड़ी देखकर पूछता है, तुम्हारी घड़ी काफ़ी पुरानी लगती है। रे कहती है, हाँ ये मेरी माँ की है। यहाँ लियाम ऊपर के किसी कमरे में अकेले कुछ नोट्स प्रैक्टिस करने जाता है। मोनिका भी वहाँ आती है। उसे एक अजीब सा बॉक्स कमरे में रखा दिखता है। लियाम के पूछने पे मोनिका कहती है, ये 19th सेंचुरी की मशीन है जो घोस्ट पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। घोस्ट की प्रेजेंस आसपास होने पे इसमें से नीली रोशनी निकलती है, पर यह सारी कहने की बात है बस। फिर वो लियाम को एंट्री रजिस्टर का एक फटा पन्ना देती है जिसमें लियाम की पहली वाइफ की एंट्री रजिस्टर्ड होती है। लियाम ये देखकर एकदम से चौंक जाता है और रे को कुछ ना बताने की रिक्वेस्ट करता है। वो ये कहते हुए चली जाती है कि डोंट वरी, लेकिन तुम्हारी पहली वाइफ ज़्यादा अच्छी थी। मोनिका के जाने के कुछ देर बाद ही लियाम को उसी घोस्ट मशीन से मानो कोई आवाज़ निकलती हुई लगती है और फिर वो अपने पीछे पड़ा लकड़ी के पुतले को देखता है जो उसे कुछ अजीब सी फीलिंग दे रही होती है, तो वो उसे उठाकर रूम के बाहर रख देता है। यहाँ रे को घूमते हुए आगे ऊंचे ऊंचे तार के फेंस दिखते हैं और फिर एक औरत खड़ी दिखी जो उसी की तरफ देख रही होती है। रे मदद का पूछती है, पर थोड़ी ही देर में वो औरत जैसे हवा में गायब हो गई। अब डिनर टेबल पे मोनिका दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेंच फ्राइज ऑफर करती है। रे पूछती है, आज कोई औरत उसे अजीब हालत में दिखी जिसके पैरों में इतनी सर्दी में भी जूते नहीं थे। मोनिका जवाब में कहती है, वो शायद हमारी लॉन्ड्री गर्ल होगी। फिर रे पूछती है, कॉटेज बनने से पहले यहाँ क्या हुआ करता था? वो बताती है, ये एक मटर्निटी होम था अनवेड मदर्स के लिए, मतलब बिना शादी के माँ बनी औरतों के लिए, जो हर तरह के स्कैंडल से दूर यहाँ सेफली अपने बच्चों को जन्म देती थी और बाद में उन बच्चों के लिए सही पेरेंट्स ढूंढकर उन्हें अडॉप्शन पे दे दिया जाता था। ये मर्टर्निटी होम उसकी मदर रोज़ का था जिनकी 1979 में मौत हो गई और उसके कुछ साल बाद इसे कॉटेज में बदल दिया गया। सबके ग्लास में वाइन होता है सिवाय रे के, क्योंकि इस हालत में वो ड्रिंकिंग अवॉइड कर रही है। डिनर के कुछ देर बाद मोनिका उन्हें केक ऑफर करती है जिसे फिर से रे मना कर देती है। रूम पहुंचकर उन्हें टेबल पे एक पुरानी नोटबुक रखी मिली। रे सोचती है, मोनिका तो पूरे समय हमारे साथ थी, फिर ये किसने रखा? नोटबुक खोलने पे वो पूरा खाली होता है। आधी रात में दरवाज़ा खुलने से रे की नींद टूटती है और पूरे कमरे में एक तेज़ बदबू होती है। तभी बाहर उसे कॉइन के गिरने की आवाज़ आई। उसे एक कॉइन पड़ा मिला। थोड़ा आगे एक और कॉइन मिला। ऐसा करते हुए वो उसी रूम के बाहर पहुंचती है जहां वो घोस्ट मशीन है और कमरे के बाहर वही लकड़ी का पुतला पड़ा होता है। अचानक दरवाज़ा खुला और पुतले को मानो किसी ने अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद हो गया। वो दरवाज़ा पूरा खून से सना होता है। फिर एक प्रेग्नेंट औरत रे को पुकारती है और रूम के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रे घबरा कर चिल्लाते हुए अपने बेड पे उठती है। सपना है जानकर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, लेकिन जब वो अपनी मुट्ठी खोलती है तो उसे वही कॉइन दिखता है।
सुबह रिसेप्शन डेस्क पे मोनिका उन्हें फ्री ब्रेकफास्ट के लिए इंसिस्ट करती है, बट लियाम और रे का प्लान बाहर खाने का होता है। रे उसे रात के उस स्मेल के बारे में बताती है जिस पे मोनिका कहती है शायद बेसमेंट में पड़ी पुरानी चीज़ों से आ रही होगी, वो सफाई करवा देगी। फिर दोनों बाहर निकल जाते हैं। रे लियाम से कहती है ऐसा लगता है जैसे इस घर की कोई हिस्ट्री रह चुकी है। लियाम उसे उसका वहम बताता है। बात का पता लगाने दोनों लाइब्रेरी जाते हैं। यहाँ बेसमेंट में मोनिका उसी गार्डनर के साथ होती है और उनके सामने एक लकड़ी का छोटा बॉक्स पड़ा होता है जिस पे मिट्टी लगी होती है। वो गार्डनर से कहती है इसे जल्द से जल्द ठिकाने लगाओ। गार्डनर कहता है ये हर बार वापस आ जाता है। लाइब्रेरी में रे किताब ढूंढ रही होती है, तभी एक किताब खुद से नीचे गिर जाती है। किताब को खोलने पे उसे मर्जी इनके बारे में चौंकाने वाली बातें पता चलती है कि यहाँ पे काफ़ी मर्डर्स हुए हैं। ये भी अफवाह है कि बहुत सारे बच्चों की हड्डियाँ भी बरामद हुई थी। अनवेड मदर्स और उनके बच्चों के मर्डर इन्वेस्टिगेशन केसेस भी सामने आए हैं। गुस्से में रे वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर वो लियाम को उस प्लेस के बारे में बताती है। लियाम कहता है लेकिन वो सारे केसेस कभी प्रूफ नहीं हुए हैं और मदर रोज जिस पे ये केस है वो मर चुकी है, तो अब ये बातें मैटर नहीं करती। पर रे उसकी बात नहीं सुनती और बात की तह तक पहुंचने लियाम को लेकर फेंस के उस तरफ इन्वेस्टिगेट करने जाती है। लियाम कहता है ये तुम्हारा पागलपन है और कुछ नहीं, जिस पे रे कहती है शायद मैं यहाँ इसीलिए हूँ ताकि उन मरे लोगों की कहानी सबके सामने ला सकूँ। अब मोनिका को लाइब्रेरियन का फ़ोन आता है जो उसे बता देती है कि उनका कोई कस्टमर यहाँ पूछताछ करने आई थी। मोनिका अलर्ट हो जाती है। यहाँ रे इन्वेस्टिगेशन करते हुए काफ़ी दूर निकल आई। वहाँ उसे बच्चों के खिलौने, बिखरे हड्डियाँ मिलती हैं और साथ ही कई कब्र भी। फिर अचानक नीचे ज़मीन से किसी बच्चे का हाथ उसकी उंगली पकड़ लेता है। डर कर भागते हुए वही गार्डनर मिल गया जो उसे यहाँ दोबारा आने से मना करता है। वापस जाकर लियाम और रे में बहस हो जाती है क्योंकि लियाम को यहाँ अजीब महसूस हो रहा था और अब वो रुकना नहीं चाहता, पर रे जाने से इनकार करती है। एज अ रिपोर्टर करियर छूट जाने के बाद फिर से उसे एक पर्पस मिल गया था, यहाँ जो खून हुए हैं उनकी सच्चाई सामने लाने का। पर पता नहीं वो यहाँ खुद को स्ट्रॉन्ग क्यों महसूस करती है। लियाम उसे समझाता है हम यहाँ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं और अब इन सब चीज़ों में ना पड़े। आधी रात रे की नींद खराब मौसम की वजह से टूट गई, लेकिन लियाम कमरे में नहीं होता। लियाम बर्थडे सरप्राइज देने के लिए एक ट्यून प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर वो धीरे धीरे वहाँ रखे घोस्ट मशीन और पुतले से पोजेस्ड होने लगता है। यहाँ कमरे में रे के सामने टेबल पे पड़ी वही नोटबुक खुल जाती है और पास रखी मोमबत्ती की गर्माहट से लिखे अक्षर उभरने लगती है। 18 सितंबर 1973। बाकी लड़कियों की तरह मैं भी एक अनवेड मदर यहाँ आई हूँ क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे और मेरे अजन्मे बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। यहाँ किसी को भी अपने फैमिली को लेटर लिखने या किसी भी तरह की डायरी रखने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ किसी सर्विसमैन की मदद से ये डायरी मिली जिसमें मैं एसिडिक वाटर से लिख रही हूँ ताकि किसी को पता ना चले। यहाँ जो हो रहा है गलत हो रहा है। ये जगह नर्क है। यहाँ बच्चे के पैदा होते ही उन्हें माँ से अलग कर दिया जाता है ताकि बच्चे भूख से मर जाए, और नहीं तो कई बार उनका दम घोटकर मार दिया जाता है। साथ ही माँ को भी ठिकाने लगा देते हैं। तभी उसे ऊपर के कमरे से लियाम के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगती है। रे को देखकर वो उसे कोसने लगता है कि तुमने मेरा करियर तबाह कर दिया, मेरी तुमने कभी परवाह नहीं की और अब ये बच्चा भी मुझ पे थोपा जा रहा है। तुम एक सेल्फिश औरत हो। रे उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से कल ही चले जाने की बात करती है, पर लियाम उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। लिविंग रूम में बैठी मोनिका ये सारा शोर सुनते हुए एंजॉय कर रही होती है, जैसे वो यही तो चाहती थी। वापस आकर रे डायरी पढ़ना कंटिन्यू करती है। यहाँ लड़कियों को अपने वश में रखने के लिए उन्हें ड्रग्स भी दिया जाता है। मैं कभी कभी मदर रोज़ को डिलीवरी में असिस्ट करती हूँ। एक बार लेबर पेन हो रही एक लड़की के दोनों पैर बांध दिए गए क्योंकि ये वक्त मदर रोज़ के डिनर का था और डिलीवरी के अगले दिन वो लड़की और उसका बच्चा दोनों गायब होते हैं। कई बार मैंने देखा है कि वो गर्भ में रहते रहते बच्चे को समय से पहले निकाल कर उन्हें खाती है। मदर रोज़ एक पागल और सन की औरत है। लियाम वापस अपने कमरे में आकर रे से सॉरी कहता है और उसे बर्थडे विश करता है। वो कहता है हमें बिना देरी किए यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। रे उससे उसकी मदद मांगती है। अगली सुबह लियाम अकेले ही डाइनिंग टेबल पे आता है। मोनिका के पूछने पे कहता है रे मेडिकल स्टोर गई है। मोनिका उसे चाय देती है जिसमें कुछ मिलाया गया होता है। थोड़ी देर में उसका असर शुरू हो जाता है और तब मोनिका उसे रे के खिलाफ भड़काने लगती है। दरअसल दोस्तों, मोनिका लियाम के ड्रिंक्स में ड्रग मिलाती थी ताकि उसे कंट्रोल में रख सके और भड़का सके, पर रे के साथ ये नहीं था क्योंकि प्रेग्नेंट होने की वजह से खाने पीने के मामले में वो केयरफुल रहती थी।
दरअसल लियाम ने झूठ कहा था। रे मेडिकल स्टोर नहीं बल्कि शहर पुलिस स्टेशन गई थी। रे वहां मिले बच्चों के कब्र के बारे में बताती है, पर ऑफिसर उसकी हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि कई बार ऐसे केसेस चले पर कोई सबूत सामने ना आने की वजह से केस क्लोज हो गए। अगर उसके पास कोई विटनेस हो तभी केस रीओपन हो सकता है। रे वहां से सीधा गार्डनर के पास विटनेस के लिए जाती है। मोनिका उसे जाते हुए देख लेती है। रे उससे कहती है, तुम्ही ने उन बच्चों को दफनाया है। अब गार्डनर उसे सच्चाई से रूबरू करवाता है। मदर रोज और कोई नहीं, मेरी ही बड़ी बहन थी, लेकिन बाकी लड़कियों की तरह मैं भी यहाँ उसी का बस एक कैदी था और मुझसे ये सारा घिनौना काम करवाया जाता था। आज ही के दिन तुम पैदा हुई थी। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी। तुम्हारे हाथ की घड़ी देखकर ही उस दिन तुम्हें मैंने पहचान लिया। वो नोटबुक भी मैंने ही उसे दी थी। तुम्हारी माँ को तो मैं नहीं बचा सका, लेकिन तुम्हें किसी तरह बचाकर एक अमीर फैमिली को सौंप दिया। ये सब सुनकर रे एकदम से सुन्न हो जाती है। वो मानने को तैयार नहीं होती कि वो अडॉप्टेड है। फिर वो उसे चाबी दिखाते हुए कहता है कि किचन से बेसमेंट जाने का रास्ता है, जहाँ तुम्हें सारे सबूत मिल जाएंगे। मौके के इंतज़ार में मोनिका रे के वहाँ से निकलते ही अपने बड़े भाई को भी मार देती है। रे इस बात को कंफर्म करने के लिए अपनी माँ को कॉल लगाती है, जो उसे अडॉप्टेड वाली बात कहती है, पर साथ ही कुछ और बताने से पहले ही मोनिका लाइन डिस्कनेक्ट कर देती है। अपने सवालों का जवाब ढूंढने रे बेसमेंट जाती है। वहाँ उसे सर्जिकल टूल्स पड़ा और एक पुराना रजिस्टर मिलता है जिसमें माँ और बच्चे के नाम के बीच उसे अपनी माँ रेचल का नाम और अपना जन्म का साल भी मिलता है। लेकिन वहाँ बस यही नहीं, बल्कि उसे कांच के बॉटल में प्रिजर्व ह्यूमन एम्ब्रॉयज भी दिखते हैं। तभी मोनिका वहाँ आ जाती है और कहती है इनकी सप्लाई कम होती जा रही है। ये ह्यूमन एम्ब्रॉयज मदर रोज के लिए अमृत था, क्योंकि इसे खाने से बढ़ती उम्र को भी मात दिया जा सकता है। रे कहती है तुम अपनी माँ के करतूत अब ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा सकोगी। तब मोनिका कहती है मैं ही मदर रोज हूँ। उसी वक्त लियाम पीछे से आकर रे को बेहोश कर देता है। होश आने पे रे खुद को बंधा हुआ पाती है। मोनिका ने सारा कुछ इसीलिए किया था क्योंकि उसे रे का 3 महीने का बच्चा चाहिए। यहाँ रहते रे को कई बार एक औरत दिखाई देती थी। वो असल में उसकी माँ रेचल की आत्मा होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस करती थी। उसकी माँ उसे आज़ाद कर देती है। लियाम पे हुआ ड्रग्स का असर भी अब उतरने लगता है और उसे समझ आने लगता है कि ये सब गलत हो रहा है। मोनिका उसे पूरे घर में ढूंढती है। रे वहाँ से भागकर गार्डनर के पास आती है। जख्मी गार्डनर उसे जंगल की तरफ भागने का इशारा करता है। लियाम उसे ढूंढता हुआ वहाँ आता है, पर इससे पहले कि उसे कुछ बता पाता मोनिका उसे मार देती है। अब उसी कब्रिस्तान में रे और मोनिका आमने सामने खड़े होते हैं। वो रे को मारने ही वाली होती है, पर पीछे से गार्डनर उसे मारकर बेहोश कर देता है। जिस तरह मदर रोज ने मासूम कई बच्चों को कब्र में दफनाया था, उसी तरह वो भी आज कब्र में दफन हो गई। ये कब्र उसी के भाई ने बनाया था। भागते हुए रे पुलिस से टकरा जाती है और वही बेहोश हो जाती है। अगली सुबह रे को होश आता है। पुलिस कहती है टीम बेसमेंट में खोजबीन कर रही है और चिंता ना करे, उसका बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। पुलिस के जाने के बाद रे को ब्लैंकेट के नीचे से मिट्टी मिलती है। उसने जैसे ही ब्लैंकेट हटाया, उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। एक कब्र उसके सामने पड़ी होती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये मूवी एक सच्ची घटना पे आधारित है। 1930 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नोवा स्कॉटिया कनाडा में एक मटर्निटी हाउस हुआ करता था, जहाँ एक कपल मिलकर सिंगल मदर्स जिनका कोई सपोर्ट नहीं होता था उनकी डिलीवरी करवाते थे। जो बच्चे मिक्स्ड रेस या सोसाइटी के लिए अनफिट होते थे उन्हें एक बॉक्स में डालकर दफन कर दिया जाता था और बाकी फिजिकली सुंदर बच्चों को बेच दिया जाता था। तो ये बेसिकली एक तरह का बेबीज ऑक्शनिंग होम था। उन्हीं के हाथों सर्वाइव्ड एक औरत जिसने 1992 में बटर बॉक्स बेबीज के नाम से बुक पब्लिश की। तो दोस्तों, आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट डाउन। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एक और एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।